हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि लाइट क्या होती है, लाइट की नेचर कैसी होती है, कि वो वेव नेचर की है या पार्टिकल नेचर की है। और हमने ये बताया था क्वांटम मॉडल के हिसाब से दोनों के दोनों नेचर पॉसिबल हैं और दोनों ही नेचर एग्जिस्टेंस में भी है। वेव नेचर की हेल्प से अपन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन यानी अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट समस्या कब आई, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना था, प्रकाश विद्युत प्रभाव को, उसको हम वेव नेचर की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उसके लिए हमें जरूरत पड़ी थी किसकी, पार्टिकल नेचर की। और क्वांटम मॉडल के हिसाब से वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब आज की क्लास में हम जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके लॉज क्या है, और प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन, इसकी मतलब डेफिनेशन एक तरीके से आपको एग्जाम में लिखनी पड़ सकती है अगर पूछा गया तो। ठीक है ना। एंड वो डेफिनेशन क्या होगी, वो होगी कि जब एक रे, अब मैं यहां पर किसका यूज करूंगा, रे का यूज करूंगा, तो रे होगी मतलब किरण होगी, तो वो उसी को अपन कंसिडर करेंगे सभी चीजों के लिए। जैसे अगर मुझे कोई रे डायग्राम बनाना हो तो बेसिकली उसके अंदर अपन क्या मान रहे हैं, लाइट को क्या मानने वाले, एक रे मानने वाले। तो रे बेसिकली क्या होती है, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और इन्फाइनाइट तक जाती है। ये तो आपने पता ही होगा, रे यानी किरण किसे कहते हैं। ठीक है जी। हाँ, तो अपन यहां पर किसको मानने वाले हैं, लाइट को कैसे मानेंगे, एक एज ए रे मानेंगे। और रे की प्रॉपर्टीज होती है कि वो एक हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये सारी चीजें उसको अपन डिस्कस नहीं करने वाले, है ना। तो लाइट की प्रॉपर्टी भी एक तरीके से वही होगी। चलो बढ़िया है सर, हम किसके रूप में मानने वाले हैं, इस वाले के अंदर अपन लाइट को एज ए रे मानेंगे। ठीक है ना, क्या मानने वाले हैं, रे मानने वाले। ओके सर। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, जब रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गमन करने के लिए, ये जो इनको दिख रहा है ना, ये सरफेस है ना, ये जो सरफेस है, इसके ऊपर क्या करती है, इंसिडेंट होती है, आपतित होती है, और आपतन के पश्चात वापस क्या होती है, उसी मीडियम में आ जाती है। बस में अब इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन है ना, वो अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगी जब अपन रिफ्रैक्शन पढ़ लेंगे, और ज्यादा अच्छा बोलूं जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। बट अभी के लिए ये याद रखिए कि कोई भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए कहीं पर हिट करती है, और हिट करने के बाद वह वापस उसी मीडियम में आ जाती है। जैसे मैं मान लेता हूं कि ये दूसरा मीडियम, बोर्ड के इस साइड दूसरा है और इधर ये अपना एयर है, तो कोई भी रे आएगी, वो आएगी इधर से इधर और टकराएगी यहां पर, और टकराने के बाद वापस इसी मीडियम में आ जाएगी, और इससे इसकी स्पीड नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती है, स्पीड ऑफ लाइट सेम रहती है। तो अगर आपको कभी एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, पहले हिंदी में बता देता हूं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए किसी सतह पर इंसिडेंट होती है या आपतित होती है, और आपतन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, परावर्तन। अब ध्यान से लिख लीजिए, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, या ऐसा कर लो कि जब ट्राई करती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और आफ्टर इंसिडेंट इट्स कम बैक इन सेम मीडियम। ओके, वही क्या बन जाएगा, आपका रिफ्लेक्शन बन जाएगा। ओके, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में उसे जाना है, पर वो जा नहीं पाती है, उसका रीजन अलग है, वो अपन बाद में बताऊंगा कि क्यों नहीं जा पाती है, जब अपन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ लेंगे उसमें आएगा वो। हाँ, तो जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और इंसिडेंट होने के बाद वापस उसी मीडियम में आ जाती है, वापस उसी मीडियम में आती है, उसे क्या कहते हैं, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप अच्छे से इस चीज को लिख लीजिए। इसके अंदर पॉइंट काम के, एक तो वो है कि स्पीड चेंज नहीं होती है, स्पीड रिमेन्स सेम। ठीक है ना, आप क्या लिख देना, समान चाल, समान चाल। ठीक है जी। और एक सुंदर सा चित्र बना देना अगर पूछा ही जाए तो, वैसे आपको आता होगा। देखिए ये है क्या, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कोई मैं सरफेस मान लेता हूं। अभी मैं मिरर को लेके चल रहा हूं, तो मिरर के लिए अपन क्या मान रहे हैं, एक ग्लास प्लेट होती है और उसको नीचे से क्या कर देंगे अपन, पॉलिश। जैसे ही पॉलिश करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह व्यवहार करने लग जाएगी। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। अब क्या होगा,
अब होगा क्या, एक रे आएगी इधर से इधर और ये यहाँ पे इंसिडेंट करेगी, इंसिडेंट के पश्चात ये वापस लौट जाएगी सेम मीडियम में, इधर नहीं घुस पाएगी ये, ठीक है ना, आई और आके चली गई। अब एक चीज जो मैं अपन यहाँ पर बनाते हैं वो बनाते हैं इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एग्जैक्टली ये जो सरफेस है ना उसका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, उसके साथ कितना एंगल बनता है 90 डिग्री का। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मल बोलते हैं। बेसिकली इसको बोलते क्या है, नॉर्मल। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी लिख दूंगा मैं, डोंट वरी। अभिलंब बोलते हैं इसको, ठीक है सर। ये जो रे है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे, इंसिडेंट रे। देखो जब भी आप रे डायग्राम बनाओ ना उसके अंदर ये एरो दिखाने जरूरी है, उससे ये पता चल जाएगी कि ये रे है वो पहले इधर जा रही थी बाद में इधर चली गई। इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ठीक है ना। दूसरा ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई, ये जो है वो उसका रिफ्लेक्शन हो चुका, इस रे का रिफ्लेक्शन, तो इसका अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग रे। परावर्तित किरण, साथ साथ लिख लेना आप भी लोग, ठीक है जी। ये अभिलंब हो गया। ये जो एंगल बनाता है इसको बोलते हैं आई और दूसरे वाले को बोलते हैं आर। आई मानी इंसिडेंट, आर मानी रिफ्लेक्टिंग। ये बात समझ आ रही है ना। आई का मतलब क्या है, इंसिडेंट एंगल। कौन सा एंगल, इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण, आपतन कोण। और दूसरा कौन सा हो गया, रिफ्लेक्टिंग एंगल, परावर्तित कोण, ठीक है जी। आपतन कोण, परावर्तित कोण, ये सब आगे चीजें बात समझिए। अब जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या कहते हैं, है ना। ये इतना कुछ दिक्कत नहीं देता किसी बच्चे को ये डायग्राम बनाना। जो मेन चीज है वो पूछी क्या जाती है, एक्चुअली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में क्वेश्चन हो सकता है आपसे। ये डायग्राम भी पूछा सकता है कि आप ये डायग्राम बनाओ कि किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, और उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करनी है किसको, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दो है भैया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर पहला क्या है और दूसरा क्या है। पहला तो ये बोलता है, क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल। फिर से सुनते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। मैं फिर से लिख देता हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे एंड नॉर्मल इन सेम प्लेन। किस में होते हैं भाई, सेम प्लेन। प्लेन का मतलब होता है तल। तीनों किस में होते हैं, एक ही तल में। ऐसे लिख लेना हिंदी वाले बच्चे, तीनों किस में होते हैं, एक ही तल। अब ये एक ही तल का क्या मतलब है, एक ही तल का क्या मतलब, वो मैं समझा देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसे ये आपको नोटबुक दिखाई दे रही ना, तो ये इसका क्या बन गया, एक प्लेन बन गया। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या बन चुका है, इसका प्लेन बन गया। अरे बन रहा है ना, हाँ। आप इसके से मान सकते हो कि ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, तो एक्स वाई से मिलकर क्या बना, एक प्लेन। इस प्लेन का इक्वेशन होगा वैसे z = 0, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब तीन चीजें अपन को माननी पड़ेंगी। एक तो मान लेते हैं अपन क्या, कि ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल क्या होगा भाई, सरफेस पे, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस है, जैसे ये सरफेस दिखाई दे रही, तो इसका परपेंडिकुलर ये हो गया। अभी मैं इसको घुमा कैसे ले आऊं, तो ये दिखाई दे रहा है ना आपको, इसका परपेंडिकुलर। बढ़िया सर, हमें दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाई दे दिया। चलो अब थोड़ा ध्यान से देखना, इधर क्या है, अगर ये चीज है मतलब तीनों एक ही प्लेन में है, तो क्या मतलब है इसका, मतलब वो अगर किसी दिन रे इधर से आई, रे इधर से आई, तो वो जाएगी किधर से, वो इधर से जाएगी। अब ये तीनों एक प्लेन में हुए कि नहीं हुए, ये पता लगाना है। और अगर तीनों प्लेन में है तो इसका क्या मतलब है। चलो अब मैं प्लेन चेंज करता हूं। अब मैं मान लेता हूं कि ये अपना क्या है, एक प्लेन है जिसके अंदर नॉर्मल है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको नॉर्मल, ये दिख रहा है क्या, ये वाला नॉर्मल, ये जो पेन है वो क्या है, नॉर्मल है। अच्छा, इस नॉर्मल के साथ जितने एंगल पर, मतलब जितने एंगल नहीं, ये होगी इंसिडेंट एंगल, सॉरी इंसिडेंट रे, और दूसरी होगी रिफ्लेक्टेड रे। तीनों आपको एक साथ दिखाई दे रहा, दिखाई देता है। ये रे देखो, इंसिडेंट रे, ये कौन सी होगी, रिफ्लेक्टिंग रे, और ये कौन सी होगी, आपका नॉर्मल। तीनों की तीनों कहाँ है, एक ही प्लेन में। एक ही प्लेन का होने का मतलब क्या है, जैसे ये तीनों अभी एक प्लेन में दिखाई दे रहे हैं, ये पेज का क्या हो गया, एक प्लेन हो गया। एंड समतल के बोलते हैं, प्लेन को क्या बोलते हैं, समतल। अब देखना, अगर ये एक प्लेन में नहीं होते तो इसका मतलब होता कि ये जो आपकी रिफ्लेक्टिंग रे दिखाई दे रही है, वो या तो इधर से चली जाती, या इधर से, ये इधर से, इधर से, किधर से भी जा सकती थी, किधर से भी जा सकती, बट वो जाएगी किधर से, इस प्लेन में जाएगी जिसमें ये दोनों बैठी हुई हैं। ये बात समझा कि ना।
तीनों एक ही प्लेन में है होने का मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप पहला लो क्या लिखोगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में है, ऑल आर लाइंग इन सेम प्लेन। ठीक है जी। दूसरा क्या लिखोगे, दूसरा जो लो है वो लिख देना I इज इक्वल टू आर, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल, यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल का जो वैल्यू है वो दोनों ही केस में, मतलब इस वाले केस में क्या आएगा, सेम आएगा, और ये दो ही लो हैं। अगर ये बात जो बात बताऊं वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्पीड सेम रहेगी भाई, स्पीड नहीं बदली है। स्पीड तब बदलती है जब मीडियम चेंज हो जाता है, यहां मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो पक्की बात है स्पीड भी नहीं बदलेगी। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अरे आ गई ना। हाँ देखिए, इस चीज का जो प्रूफ है वो मैं 12th वाले बच्चों को कराता हूं, आपके लिए कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ कैसे करते हैं, क्या करते हैं उसको जानने दीजिए। ओके जी, ठीक है सर, ये हमें बात समझ में आ गई। इंसिडेंट एंगल आ गया, रिफ्लेक्टिंग एंगल आ गया, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है सर। ये इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्लेक्टिंग रे होगी, और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। और ये तो बहुत ही सर सिंपल से लो है, मैंने बोला ना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हाँ हर बार आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका रिफ्लेक्शन होगा आपको ये दोनों के दोनों लो लगा देने हैं। जब आपसे रे डायग्राम पूछे तब भी इन दोनों का सबसे ज्यादा यूज अपन करने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ अब देखिए, रे डायग्राम में आपको क्या पता करना होता है, ऑब्जेक्ट तो ऑलमोस्ट केस में दिया जाता है, इमेज का पता करना होता है। तो मैं फिर से पूछ लेता हूं, ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या होता है, लास्ट क्लास में वैसे मैंने बताया था। तो बिंब और प्रतिबिंब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है भैया अगर कोई दो रेज जिनका अभी तक रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है, वो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से पहले जहां पर या तो मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, या तो सच में मीट हो रही हैं या अपीयर्स टू मीट है। अगर सच में मीट हो रही हैं तो इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट है, अगर अपीयर्स टू मीट है इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ रही है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर हमें ऑब्जेक्ट एंड इमेज बनाना है तो अब मैं एक ले रहा हूं आपका प्लेन मिरर, उसमें अपन समझते हैं चीजों को। और इसके अंदर क्या होता है, आपका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। प्लेन मिरर बेसिकली बनाया कैसे जाता है, आप क्या लेते हो, एक कांच की प्लेट ले लो, उसके पीछे लगभग चांदी का लेप किया जाता है। लगभग चांदी इसलिए बोल रहा हूँ, शुद्ध चांदी नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ उसके अंदर कुछ और चीजें मिलाई जाती हैं, बट होती क्या है चांदी। और चांदी क्या होती है, बहुत बढ़िया रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, समझ रहे ना। बहुत सारे लाइट को वापस भेज देती है, जो भी आ रहा है उसको वापस भेज, अच्छी खासी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दैट्स वाई अपन उसके पीछे चांदी का लगा देते हैं, और वो एक शीशे की तरह, मतलब आपका मिरर की तरह एक्ट करती है, बहुत बढ़िया। लेकिन 100% वो भी नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ जितनी लाइट भेजी आपने उससे थोड़ी कमी आती है। जैसे 100% जा रही है तो लगभग 99% को वापस भेजता है, 1% तो खुद भी रखता है, ठीक है। ये बात समझ आ गई प्लेन मिरर की कैसे बनता है। और प्लेन मिरर में एकदम प्लेन होता है। अब इसके पीछे क्या कर दो, रंगाई पुताई कर दो, कुल मिला के इसके पीछे क्या कर दो, पॉलिश कर दो, ठीक है जी। अब इस जैसे ये आदमी यहां पर खड़ा है, इसका क्या बनाना है, इमेज बनाना है। आदमी से अच्छा है कि एक पहले बिंदु को समझ लेते हैं, ऑब्जेक्ट का, क्योंकि बिंदुओं को मिलाते जाऊंगा तो आदमी अपने आप बन जाएगा। इसका क्या बनाना है, मुझे इमेज बनाना है। इमेज बनने का इधर, अब इमेज बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, दो रे चाहिए जिनका रिफ्लेक्शन हो चुका है या रिफ्लेक्शन। यहां क्या होगा, रिफ्लेक्शन ही होने वाला है। तो इमेज और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जिनका अभी तक रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो देखो यहां से दो रेज निकली, एक गई यहां पर और एक गई यहां पर, ठीक है सर। देखो ये सर दो रेज है, इनका यहां पर रिफ्लेक्शन हो गया, तो रिफ्लेक्शन से पहले जहां पर मीट हो रही हैं वहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, ऑब्जेक्ट का, ओ फॉर ऑब्जेक्ट यानी बिंब का। और वो कैसा है, रियल है, इसलिए मैं लिख दूं आर ओ। आर का मतलब कैसा हो, रियल। ये देखो रियल में मीट हो रही है, बहुत बढ़िया। अब देखना, जितने एंगल पर आई है उतने पे ही चली भी जाएगी। जी सर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से सेम प्लेन में होंगे वो तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल क्या बनेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसके साथ जितने एंगल पर आई है उतने पे ही चली भी गई। सर ऐसा केस तो यहां पर भी होगा, जितने पे आई है उतने पे ही चली जाए। बढ़िया सर, हो गया। देखिए मैंने हर बार एरो कहां ड्रॉ किया है, देखिए यहां ड्रॉ किया मैंने एरो, एरो इस पे भी ड्रॉ किया है, एरो इस पे भी है, एरो इस पे भी है। यानी मैं सिर्फ और सिर्फ एरो उन पे ड्रॉ कर रहा हूं, या तो जिनका रिफ्लेक्शन होने वाला है या जिनका हो चुका है। अब ध्यान से देखिए, इमेज बनाने के लिए कितनी रे चाहिए, दो, जिनका या तो रिफ्लेक्शन हो चुका है या रिफ्रैक्शन हो चुका है, उसके बाद मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, या तो सच में मिल रही है या अपीयर्स टू मीट है। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों का क्या हो चुका है, रिफ्लेक्शन हो चुका है। क्या ये जिंदगी में दोबारा कभी मिल पाएंगी, कभी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि वो मिलती हुई क्या हो जाए, प्रतीत हो जाए। तो पीछे बढ़ाइए, इसको क्या बढ़ाइए, पीछे, और इसको भी पीछे बढ़ाइए। जहां पर दोनों मीट हो रही हैं वहीं पे किसका निर्माण होगा, इमेज का।
अब जो ये इमेज बना है क्या ये सच में मिलने वाली रेस से बना है? नहीं। किससे बना है? वर्चुअल से। तो इस इमेज को बोलेंगे अपन वर्चुअल इमेज। देखिए, अगर आपका इमेज यानी प्रतिबिंब क्या हो, रियल हो या फिर कैसा हो, वर्चुअल हो, तो उसमें फर्क क्या पड़ेगा? एक बात सोचते हैं। देखिए, रियल इमेज आपने कहां देखे होंगे? मैं बता देता हूं, आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, सिनेमा रूम के अंदर, इन सब में जो इमेज बनते हैं वो कैसे बनते हैं? रियल बनते हैं। क्योंकि रियल के लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है स्क्रीन, पर्दा। ठीक है ना? आपको किसकी जरूरत पड़ती है? पर्दे की। रियल को वास्तविक बोलते हैं भाई, ठीक है ना? इसको बोलते हैं आभासी। यहां सिर्फ आभास होता है, ठीक है? इसमें कोई पर्दे की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना? आप अपना सुबह सुबह चौकटा देखते हो, मुंह देखते हो प्लेन मिरर के अंदर, क्या उसके पीछे कोई स्क्रीन थोड़ी लगा रखी है जिसके ऊपर आपका इमेज बन रहा है? नहीं, पीछे तो कोई दूसरा रूम हो रहा होता है, उसके अंदर बन रही होती है। बट क्या वास्तव में वहां बन रही होती है? नहीं, वास्तव में नहीं बन रही होती है। इसलिए अपन को किसी पर्दे की भी जरूरत नहीं है, स्क्रीन की जरूरत नहीं है, ठीक है सर? ये बात हमें समझ में आ रही है। यहां कैसा बना? वर्चुअल। तो हमें यानी प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज के लिए किसी स्क्रीन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कैसा बनेगा? वो वर्चुअल बनेगा। ये बात समझ आ रही है ना? हाँ, बहुत अच्छे से। अब ध्यान से देखिए, मैं जो चीजें बताने वाला हूं इस इमेज की प्रॉपर्टीज बताऊंगा, ठीक है ना? आप खुद सोचिए, आप खुद एक बार देखिए तो सही अपने आप को प्लेन मिरर के अंदर। सर, मैं जितनी हाइट का हूं उतनी हाइट का मेरा जो इमेज है बनता है। यानी पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? सेम हाइट। सेम हाइट, उसको बोलते हैं समान ऊंचाई, ठीक है सर? दूसरा क्या है? जितनी दूर प्लेन मिरर से मैं खड़ा हूं उतनी दूर मेरा इमेज भी प्लेन मिरर से खड़ा है ना? तो सेम डिस्टेंस, तो दोनों का जो डिस्टेंस आएगा वो भी क्या आएगा? समान आने वाला। ये मैं किसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूं? इमेज की प्रॉपर्टीज, ठीक है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज लिख लेना आप, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के गुणधर्म, हिंदी वाले लिख लेना, ठीक है? ओके सर। तीसरा क्या है? तीसरा होता है लेटरल इन्वर्जन। एक तरीके से उसको पार्श्व प्रतिबिंब बोलते हैं शायद, मेरे ख्याल से हिंदी में, लेकिन आप लिख लेना लेटरल इन्वर्जन ना, क्या बोलते हैं? पार्श्व व्युत्क्रम बोलते हैं मेरे ख्याल से, हिंदी में देख लेना एक बार। व्युत्क्रम से कुछ और भी हो सकता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब है लेफ्ट राइट दिखाई देगा और राइट लेफ्ट दिखाई देगा, बायां दाएं दिखाई देगा और दायां बायां दिखाई देगा। बस इतना सा ही मतलब है। ये तो आपके बुक में भी लिखे हुए हैं, कुछ अलग बताता हूं मैं। चौथा देखिए, ये जो सरफेस है, इसकी इधर वाली सरफेस, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके ओके सर, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर प्लेन मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा, यानी उसका इमेज हमेशा बनेगा। भैया तो बात समझ आ रही है ना? अगर प्लेन मिरर ये है, अगर प्लेन मिरर ये है, इसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज बनेगा ही बनेगा। यस सर। और अगर सर यहां रखा है तो यहां बन जाएगा, यहां रखा है तो यहां बन जाएगा, और यहां रखा है तो यहां बन जाएगा, यहां रखा है तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब खुद सोचो, यहां रखा है तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, पक्का बनेगा। और बनेगा कहां पर? बिल्कुल यहां बनेगा। यहां रखा है तो यहां बनेगा, और अगर मैं बहुत ऊपर बता दूं यहां रखा है तो यहां बनेगा। समझ रहे हो ना? आप कितना भी दे दो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने आ गया, यानी इस इलाके में आ गया, अगर आप सोचो यहां पे आया तो यहां बनेगा। जरूरी नहीं वो आपको दिखाई दे, लेकिन बन जरूर रहा है, वो किसी और को दिखाई दे जाएगा। देखिए, ये जो इमेज बने हैं ना, इनमें से हो सकता है आपको कुछ दिखाई दे, कुछ नहीं दिखाई दे, लेकिन बनेगा जरूर। वो आपको तभी दिखाई देगा जब आप उसके फील्ड ऑफ व्यू में आओगे। इमेज का फील्ड ऑफ व्यू होता है भाई, ठीक है ना? यानी उसको बोलते हैं दृश्य क्षेत्र। उस दिखाई देने वाले एरिया में अगर आप हो तब तो वो आपको दिखाई देगा, वरना नहीं दिखाई देगा। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, जैसे मैं मिरर छोटा ले लेता हूं, फिर दिखाने की कोशिश करता हूं। ये मिरर है, तो इसका जो ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते ऑब्जेक्ट, यहां मान लेते, इसका इमेज कहां बनेगा? टिस 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 टिस, इसके परपेंडिकुलर बनेगा, और यहां बना। क्या ये आपको दिखाई देगा? देखिए, उसको देखने के लिए जरूरी है कि एक रे यहां से यहां निकली, ओके, जितने पे आई वो उतने पे ही जाएगी भी, ठीक है सर। दूसरी रे को आप बढ़ाओ दूसरे वाले एंड पर, जितने पे आई उतने पे ही जाएगी। ये बात समझ आ रही है ना? और उसका जो इमेज है वो इन दोनों को पीछे मिलाने से बड़ा है। लेकिन इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, इतने को। यानी अगर किसी दिन आप इस यहां से लेकर यहां तक होना, तब तो वो दिख जाएगा, वरना नहीं दिखेगा। यानी इसका जो इमेज बना है ना, वो तभी दिखाई देगा जब आप इसके फील्ड ऑफ व्यू में आते हो। बनेगा हर बार,
बनेगा हर बार, और हमेशा इस प्लेन के क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। जो भी प्लेन मिरर है उसकी सरफेस के क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा, हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा, हमेशा लंबवत बनेगा भाई। ये अच्छी बात थी। अगली बात क्या थी कि अगर आप उसके दृश्य चित्र में आते हो तो ही दिखाई देगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये अच्छे पॉइंट थे जो प्लेन मिरर। चलो एक दो पॉइंट और बताता हूं मैं। देखिए, अगर आपके पास प्लेन मिरर है, छोटे वाला प्लेन मिरर है ना, छोटे वाला, उस प्लेन मिरर के आप सामने खड़े हो जाइए और अपने आप को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। नहीं दिखाई दिए, आप पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो, डोंट वरी, ठीक है ना। हाँ, आप इस वीडियो को बाद में देख लेना, यहाँ लिख लेना कि मुझे देखना है एक्टिविटी नोटबुक के अंदर, कि एक्टिविटी मुझे करनी है। करना एक बार, आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। ओके, तो क्या करना है, छोटे वाला प्लेन मिरर इतना कहता है ना, जिसके अंदर आप यूं यूं खड़े खड़े हाथ में लेकर करते हो, वो वाला, उसके सामने खड़े हो जाना, उसको रख देना एक जगह, खड़े हो जाओ और पूरा देखने की कोशिश करना, पूरा। यानी आपके सर चोटी भी दिखाई दे और नीचे वाली एड़ी भी दिखाई दे, पूरी की पूरी बॉडी, और आप खड़े हुए हैं, ठीक है ना। पूरा देखने की कोशिश करना। थोड़ा पीछे जाके कोशिश करना, कि हो सकता है पीछे चले जाओ, आप थोड़ा और पीछे चले जाना, थोड़ा और पीछे चले जाओ, थोड़ा और, थोड़ा और। कभी भी आपको अपना फुल इमेज नहीं दिखाई देगा उस प्लेन मिरर के अंदर। तो दूसरा काम करते हैं, आपके घर के अंदर ड्रेसिंग तो होगी, है ना। उस ड्रेसिंग के सामने खड़े जाओ, आप उसके अंदर पाएंगे कि आप अपने आप को पूरा देख रहे हैं। चाहे उसके पास चले जाइए, चाहे उससे दूर चले जाइए, हर बार आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपका फुल इमेज दिखाई दे रहा है। तो मेरा जनरल क्वेश्चन ये है कि आपको कम से कम कितनी हाइट का मिरर चाहिए जिससे आप अपने बनने वाले इमेज को पूरा देख पाए। उसका आंसर है आपकी जितनी हाइट है ना, उसकी आधी हाइट का। प्रूफ है मेरे पास, मतलब मैं मैथमेटिकली प्रूव कर सकता हूं, डोंट वरी, ठीक है ना। लेकिन 10th क्लास में नहीं भाई, तो मैं फालतू का दिमाग नहीं खर्च करना चाहता आपके लिए। आप चाहते हो तो मुझसे अलग से मैसेज कर दो, मैं आपको प्रूफ भेज दूंगा, डोंट वरी, अलग से समझा दूंगा। बट अभी उसकी जरूरत नहीं है 10th के हिसाब से। हाँ, 12th के जब लेक्चर आएंगे उसके अंदर देख लेना प्रूफ क्या है। तो आपको कितनी हाइट चाहिए, आधी हाइट चाहिए। कितनी हाइट चाहिए, आधी हाइट चाहिए। आपकी जितनी भी हाइट है ना, आपकी जितनी भी हाइट है उससे आधी हाइट का क्या बनाना, प्लेन मिरर, उसके अंदर आप पूरे पूरे कंप्लीटली सही सही दिखाई दोगे। बस समझा कि ना, कोई दिक्कत। ओके, मैं कुछ एक चीजें और बता देता हूं प्लेन मिरर के बारे में। जब दो प्लेन मिरर आमने सामने रखे हों, अगर एकदम पैरेलल रखे हों, तो उनसे बनने वाले जितने भी प्रतिबिंब होते हैं वो सारे ही सारे एक सर्कल में होते हैं। दूसरी बात, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है ना। हम सभी के सभी इमेजेस को नहीं देख पाएंगे। आपने कभी गौर किया हो, अगर आप नाई की दुकान में जाते हो तो उसके अंदर क्या होते हैं, दो मिरर अगर आमने सामने लगे हुए हैं बिल्कुल ऐसे वाल के ऊपर, तो देखना कितने इमेज बनेंगे, वहां पे इनफाइनाइट इमेज बनते हैं। बस समझ, इनफाइनाइट इमेज को आप देख तो नहीं पाओगे, ये तो तय है, सबके सब नहीं देख पाते। उसका रीजन ये है कि अपनी जो आंखें होती है ना, उसकी पावर होती है, डिस्पर्सिव पावर, वो होती है 1 डिग्री की, विभेदन क्षमता बोलते हैं उसे, ठीक है ना। और आपकी जो डिस्पर्सिव पावर होती है वो कितनी होती है, 1 मिनट होती है। यानी अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, ऐसे दो ऑब्जेक्ट मानता हूं, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है ना, और आप काफी दूर चले जाओ, अभी तो मेरे को दो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे काफी दूर चला जाऊंगा, तो हो सकता है थोड़ी देर बाद में एक दिखाई देने लग जाए, क्योंकि अपनी आंखों पर जो बनने वाला एंगल है वो अगर 1 मिनट से छोटा हो गया, 1 मिनट से छोटा हो गया, तब आपको वो दो नहीं फिर एक ही दिखाई देंगे। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जैसे दूर से कोई क्या आ रही है, बाइक आ रही है, ऐसा लगता है कि दूर से क्या आ रही है, बाइक आ रही है, लेकिन पास में आती तब पता चलता है कि तो गाड़ी है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी दोनों की दोनों लाइट्स है ना, वो एक जगह दिखाई देती है हमें, है कि नहीं। क्योंकि अपनी जो डिस्पर्सिव पावर है, विभेदन क्षमता है, वो उन दोनों में विभेद ही नहीं कर पाती, अंतर ही नहीं बता पाती कि दो अलग अलग जगह से आ रही है, ऐसा लगता है कि एक ही जगह से आ रही है। और वो होता कितना है, 1 मिनट। इसका मतलब है कि जैसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, और ये अपनी आंख पर यहां तक पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर ये एंगल 1 मिनट बताऊं कितना होता है, 1 डिग्री का 60वां हिस्सा, यानी 1 मिनट होता है 1/60 डिग्री, इतना होता है। अगर इससे कम हो गया ना भाई एंगल, तो आपको नहीं दिखाई। अगर 1 मिनट से ज्यादा है तो हाँ, ये ठीक है, दो दिखाई देने लग जाएंगे, अदरवाइज आपको ये दो दिखाई नहीं देंगे, ये बात तय है। ये बात समझ आ रही है ना भाई। हाँ, तो ये इसे बोलते हैं अपनी आंखों की डिस्पर्सिव पावर। उसी तरीके से प्लेन मिरर अगर आमने सामने रखें तो उनसे इनफाइनाइट इमेज बनते हैं। अगर किसी और एंगल के ऊपर रखा तो कम बनेंगे, ये बात है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर पूरा 0 डिग्री एंगल में दोनों बीच दोनों कैसे हो गए, पैरेलल हो गए, तो 0 डिग्री एंगल है। और अगर 0 डिग्री एंगल है तो उनसे इनफाइनाइट इमेज बनते हैं, और उन इनफाइनाइट को हम देख नहीं पाते हैं, ये बात भी ध्यान रखिए। और सारे के सारे इमेज एक सर्कल में बनते हैं, ठीक है ना। और उस सर्कल का जो रेडियस है
वो इनफाइनाइट हो जाता है अगर दोनों के दोनों कैसे रखें, पैरेलल में रखें। ये बात ठीक है, समझ में आती है। ओके, एक चीज और बता देता हूं, जैसे मान लो प्लेन मिरर के अंदर आपके पीछे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज देखना है, ठीक है ना। दूर खड़ा कर दो प्लेन मिरर और फिर आपके ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करो, पीछे वाले को, मतलब उसका इमेज देखने की कोशिश करो। जितना आप दूर रहोगे ना उतना ही आपको कम दिखाई देगा, लेकिन जितना पास जाओगे ना तो आपको ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है ना। मतलब आप एकदम मिरर के पास में चले गए ऐसे तो पीछे वाला बहुत ज्यादा इलाका आपको दिखाई देने लग जाएगा। कुल मिलाकर आपको जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बढ़ जाता है। वो इसीलिए क्योंकि जो आपका प्लेन मिरर बना था वो अभी क्या थे, वो यहाँ पे थे तो बहुत कम एरिया आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, वो दूर चले गए और पास में जाओगे तो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ये चीज। चलिए एक बात और बताता हूँ मैं आपको। मान लेते हैं कि जैसे ये प्लेन मिरर आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से, और आपका ये है, आप ऑब्जेक्ट है, एक तरीके से आप ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो, और हमने क्या किया, नीचे वाले आधे के ऊपर क्या कर दिया, पेंट कर दिया, इसको एकदम पेंट कर दिया, काला पेंट। अब बताइए आपका जो इमेज बन रहा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बनने वाले इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे। ध्यान से देखिए, यहां अपने पास मिरर है कि नहीं है, क्या मिरर यही है ना, मिरर बदला हमने नहीं बदला, हमने तो ये क्या कर दिया ना, मिरर कम कर दिया, हाइट कम कर दी, लेकिन ऑब्जेक्ट वही है, डिस्टेंस सेम हुई नहीं हुई, उसका प्लेन चेंज हुआ नहीं हुआ। तो जितना पहले बन रहा था, जितना पहले बन रहा था ना, क्या वो ज्यादा लंबा बन गया क्या, कोई नहीं, जितना पहले बन रहा है ना भाई उतना ही बाद में बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा तो फिर फर्क किस चीज में पड़ा, किसी चीज में नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक चीज के बताता हूं किस में। देखिए आप समान दूरी पे रहेंगे, जी सर, आप लेटरल रहेंगे, यस सर, सब चीज वही रहेंगे, वर्चुअल रहेगा, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक जगह, वो है इंटेंसिटी में, तीव्रता में, चमक में। कुल मिलाकर क्या था, पहले जो रेस थी वो ज्यादा पहुंच रही थी आंखों तक, तो ज्यादा अच्छे से चमकदार दिखाई दे रहा था। अब क्या होगा, सिर्फ यहां से लोट, जो यहां से आ रही हैं वही दिखाई दे रही हैं, जो यहां से लौट कर आ रही हैं सिर्फ वही दिखाई दे रही है। पहले तो यहां से आने वाली भी दिखाई दे रही थी। अब देखिए इंटेंसिटी बेसिकली क्या होती है, एनर्जी होती है, कुल मिलाकर एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। अगर आपके आंख के अंदर अगर सीमित मात्रा में क्या आ रही है, रोशनी आ रही है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आने लग जाए ना तो फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देता, तो उसका मतलब होता है क्या, इंटेंसिटी बढ़ चुकी है, एक तरीके से चमक बढ़ चुकी है। आप अभी के लिए आप चमक को ध्यान में रखें, वैसे होती एनर्जी है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है जी। तो इंटेंसिटी बेसिकली क्या हो गई, क्या हो गई, इंटेंसिटी कम हो गई, यानी थोड़ा सा क्या हो सकता है, वो धुंधला, धुंधला नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ा सा कम चमकीला हो गया एक तरीके से। पहले एकदम अच्छे से चमक रहा है ना, अपना जो इमेज है वो अच्छे से चमकदार दिखाई दे रहा है, लेकिन आधा अगर अपने पॉलिश करें तो कम चमकेगा, ये बात है बस, और कुछ फर्क नहीं पड़ा है। तो किस चीज में फर्क पड़ेगा, उसको बोलते हैं अपन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यानी तीव्रता, बस। तो प्लेन मिरर के बारे में जितनी जानकारी थी मैंने सारी आपको दे दी है, और आपका काम बनता है अच्छे से इसको नोट्स बनाना, और नोट्स से कल जब आओ तो इसको रिवाइज करके आओ, ताकि मेरे को स्पेरिकल मिरर पढ़ाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कल के क्लास में अपन सिर्फ स्पेरिकल मिरर को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, उससे बनने वाले इमेजेस को देख लेंगे, यानी रे डायग्राम को देख लेंगे। और रे डायग्राम कैसे बनाते हैं मैंने बता दिया आपको, दो इमेजेस, दो रेज चाहिए जिनका क्या नहीं हुआ है अभी तक, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, उससे पहले मीट कर दो तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद में मीट कराओगे तो क्या बन जाएगा, इमेज। बस इतना सा आपको चीज ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं ध्यान रखना, आपका रे डायग्राम बन जाएगा और हमेशा सही बनता है। ओके ठीक है बेटा, चलो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय।